everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I would like to welcome everyone in this wonderful session. So your ma'am is back with a brand new chapter. कौन सा चैप्टर करवाने वाली है मैम? प्लांट किंगडम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. इंट्रोडक्शन करने वाले, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है प्लांट किंगडम का वो पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड. यस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे ही नया चैप्टर आता है मैम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है. यस, हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है ऑलरेडी. 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके एमसीक्यूज भी करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो चुके हैं. जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके लेक्चर देख सकते हो. उसके बाद ये दूसरा चैप्टर करने आ जाना प्लांट किंगडम. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी बात पे. बट उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट. चलो हम लोग तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, तो हम बहुत पुराने ज़माने में जाते हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन का क्या मुद्दा है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था. तो अगर हम पहले से बात करें तो वही सीन है. आर्च विटाकर अंकल ने आपको 5 किंगडम दिए थे. कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. ये चीज़ें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा चुकी हूँ, राइट. वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और मैंने बोला था प्लांटी और एनिमेलिया का अलग से चैप्टर है. तो आज हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे. ओके, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया था. तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारे पास. कौन सी? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड जो थर्ड वाली क्लासिफिकेशन है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये हमारी 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है. अब हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिस है. ओके, क्या क्या बेसिस है. पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. तो पहला चीज़ जो आपको याद रखना है ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन. सबसे पहले यही क्लासिफिकेशन आई थी. ठीक है, सबसे पहले कौन सी क्लासिफिकेशन आई थी आपकी? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. किसने दी थी? एरिस्टोटल एंड लीनियस. ठीक है, किसने दी थी? एरिस्टोटल एंड लीनियस ने प्रपोज की थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अच्छा, अब इनका बेसिस क्या था? किस कैरेक्टर के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी? सो जो इनका बेसिस था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे. तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, किस पे बेस्ड थे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, इनके बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी. कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी एनाटमी, ये सब चीज़ें इन्होंने कंसिडर नहीं की थी. सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था, राइट. ओके, चलो अब इसकी वजह से क्या हुआ? एक और चीज़ इसमें हुई थी कि इन्होंने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को इक्वल वेटेज दे दी थी. तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, राइट. ओके, सो ये आपका आ गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. किसने दी थी? आपकी एरिस्टोटल एंड लीनियस ने दिया था. चलो, ये तो हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया. अब हम आते हैं दूसरे पे. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल, ठीक है. अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सबसे पहले तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था. ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने दिया था आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इन्होंने और सारे कैरेक्टर्स लिए. और कैरेक्टर्स कैसे? जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमारा आर्टिफिशियल था. अब इन्होंने मॉर्फोलॉजी तो लिया, साथ ही साथ
और भी सारे कैरेक्टर जैसे कि एनाटमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें भी इन्होंने कंसिडर की। ठीक है, तो कौन कौन से? एनाटमी, फिर फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी कैरेक्टर्स भी इन्होंने कंसिडर किए किसमें? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज थी, अगर मैं आपको दोबारा से इस पे लेकर जाऊं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक वर्ड है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। अब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आपके कौन से हैं? रूट, स्टेम, लीफ, राइट। अब इस पे क्या होता है कि इन्होंने इसके बेसिस पे दे दिया कि हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बट एक चीज इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी पे ही इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था एक तरीके से रॉन्ग था, क्योंकि अगर उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो आप ऐसे ही क्लासिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी प्लांट को, क्लासिफाई नहीं कर सकते हो किसी भी प्लांट को, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो ये उसका एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ये पॉइंट मुझे अभी ध्यान में आया, इसी वजह से मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बेंथम एंड हुकर ने दिया था। एनाटमी, कौन कौन सी कैरेक्टर्स और कौन कौन से कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसिडर किया था? आपका एनाटमी हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर भी इन्होंने कंसिडर किए थे। ये आपका आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं आपके थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक एक बहुत फैंसी सा नाम आपको लग रहा होगा। फाइलोजेनेटिक क्या आ गया है? तो इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन इसके एंसेस्टर्स थे, ये सारी चीजें आपकी आ गई फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने एवोल्यूशन को इस क्लासिफिकेशन में रखा, बेसिस रखा, राइट। तो इस बेसिस पे इन्होंने जो थर्ड क्लासिफिकेशन थी ये दी आपको, कौन सी थी? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। क्लियर है सबको? यस, एक बार बता दो मुझे जल्दी से, देख लो बोर्ड पे, देख लो जल्दी से, बताना मुझे कि क्लियर है या नहीं। एक बार बोर्ड पे देख लो, नोट कर लो सब लोग। यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसको किसने प्रपोज किया था? किसने किया था? एंगलर, ठीक है, और आपके हचिसन, तख्तजान एंड प्रैंटल। ठीक है, इन सब का बेसिस एक ही था, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इन सब की थियरीज अलग अलग थी, इन्होंने अलग अलग चीजें दी थी, बट इन सब की बातों में एक ही बात कॉमन थी, क्या था? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये बहुत ज्यादा कॉमन था इन सभी के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हमारे हो गए 3 क्लासिफिकेशन। पहला हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप ये सबको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना जरूरी है। ओके, चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है आपकी। लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। द अर्लीस्ट सिस्टम, ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस भी हो गया हो तो आपको यहाँ पे देख के मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, हो सकता है मैम से भी पॉइंट मिस हो सकता है, तो ये एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, राइट। चलो, द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड
ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को, ठीक है, सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है, शेप, ये सारे क्या है आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, इनके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस, ठीक है, एरिस्टोटल एंड लीनियस ने ये सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. ये भी बात मैंने आपको पॉइंट लिखवाई है यहाँ पे, ये लिखवाई है मैंने आपको पॉइंट, इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर एनवायरमेंट में चेंजेस आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, मतलब स्पीशीज की क्लोजनेस पे रिलेटेड था, क्योंकि उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर्स हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है प्लांट्स में, और फिर आपका एम्ब्रियोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कंसिडर की, ठीक है। इसीलिए स्पीशीज के बीच में जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वो ज़्यादा थे इस क्लासिफिकेशन में, दे वर क्लोजली रिलेटेड, दैट्स वाई उसने बोला कि नेचुरल एफिनिटीज, ठीक है, अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर इसको हम लोग यहाँ आगे पढ़ते हैं। Consider not only the external features but also the internal feature like ultrastructure, ठीक है, अल्ट्रास्ट्रक्चर आ गया आपका यहाँ पे, ये वर्ड एनाटमी आ गया, यस एनाटमी। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या है यहाँ वर्ड, एम्ब्रियोलॉजी, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ टेल्टन हुक। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वैसे मैंने ये आपको टेबल में बता दिया, यहाँ पे टेबल में ऑलरेडी मैं सब कुछ लिखवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने रीड किया ताकि आपका कोई पॉइंट छूटा नहीं हो एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशन हमारा आर्टिफिशियल, नेचुरल, देन फाइलोजेनेटिक, ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी, यस। चलो आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यस। चलो अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अब ये जो तीनों हमारे पास क्लासिफिकेशन, मतलब कैसे क्लासिफाई किया प्लांट्स को, इनके क्या क्या एडवांटेजेस थे। तो पहला अगर मैं बात करूँ पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो इजी टू यूज था, इजी टू चेंज था, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उस बेसिस पे बहुत ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे, चेंज भी कर सकते, तो ये एक एडवांटेज हो गया आपके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, राइट। दूसरा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस थे। पहला तो था अवॉइड हेटेरोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली गई, जैसे कि फाइटोकेमिस्ट्री एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर की गई। इसी की वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वो एक जगह पे आ गए, ठीक है, एक ही जगह पे आ गए। इसीलिए उसने बोला अवॉइड हेटेरोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड थे, मतलब क्लोजली एसोसिएटेड थे, राइट। ये आपका पहला एडवांटेज, इंडिकेट नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपके दो एडवांटेजेस हो गए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। ओके,
चलो अब हम तीसरे पे जाते हैं। तीसरा हमारा कौन सा था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका पहला एडवांटेज क्या है? क्लियर व्यू ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विच वाज द मेन which is the very important basis for the classification of phylogenetic system of classification। ठीक है, जो इनका evolutionary relationship था वो बहुत ज़्यादा important एक basis था जिसके according इन्होंने ये classification बनाया था। तो उसी मतलब कहाँ से आ रहे हो, ancestors कौन है, ये बहुत ज़्यादा important हो गया। तो आई थिंक ये एडवांटेजेस भी क्लियर हैं सबको। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे सारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज़, मुझे कमेंट सेक्शन में आप, हमारा आई नो रिकॉर्डिंग है बट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स लिख सकते हो कि मैम हमें सेशन समझ में आ रहा है, या आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या और कोई जो भी आपको चैप्टर्स या फिर कुछ और चाहिए तो वो भी हम लोग आपके लिए ला सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके लिखा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, राइट? ओके चलो, बातें तो हो गई है, अब हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी। ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी, अच्छा अभी हमारे पास ना अगर फॉसिल्स प्रेजेंट है तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी और फिनेटिक्स, जिसको हम फिनेटिक्स भी बोलते हैं। देन वी हैव अनदर वन दैट इज साइटोटेक्सोनोमी और कैरियोटेक्सोनोमी। देन थर्ड वन इज कीमोटेक्सोनोमी। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला जो है हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने भी कैरेक्टर है, सपोज एक प्लांट है, उसका जितने भी कैरेक्टर्स है हम लोग उसको कोड दे देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लीफ है कोई, ठीक है, आपके पास एक लीफ है। अब ये जो लीफ है वो दो टाइप की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। तो अब मैं इन दोनों को क्या दूंगी, एक कोड दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वाले को क्या कोड दिया, 0। ठीक है, ये मैंने सिंपल वाले को कोड दे दिया। कंपाउंड वाले को कोड दूंगी मैं 1। तो मैंने कोडिंग कर दी, तो कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स थे उनकी कोडिंग हो गई। ऐसे ही इसके अलावा भी आप बहुत सारे कैरेक्टर्स एक टाइम पे ले सकते हो, जैसे कि मैंने अभी लीफ का लिया, सिंपल या कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आप एक टाइम पे ले सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर में डालना है तो अब वो क्या करेगा, आपको कंपैरिजन करके बता देगा ये कौन किससे रिलेटेड है, कौन इससे ज़्यादा रिलेटेड स्पीशीज है, मतलब किसकी सिमिलैरिटीज इससे ज़्यादा मिलती है, राइट? तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, जिसमें आप कैरेक्टर्स को कोड दे देते हो। ठीक है, तो ये पहला चीज़ खत्म हो गया, आई होप ये क्लियर हो। दूसरा है साइटोटेक्सोनोमी और कैरियोटेक्सोनोमी। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है, एंड कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस, सेल और न्यूक्लियस। अब ये किसके बेसिस पे है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सेलुलर स्ट्रक्चर, वैसे तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में क्या होगा आपका, किसकी स्टडी कर सकते हो आप, क्रोमोसोम नंबर्स की, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स की, क्रोमोसोम बिहेवियर्स की, इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो किस बेसिस पे था ये, क्रोमोसोम नंबर्स, देन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, ये आपका आ गया साइटोटेक्सोनोमी। तो देखो, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है उसमें आपने कंपैरिजन करके बता दिया कि ये दोनों जो प्लांट है वो सिमिलर है, बट अगर आप कहीं अटक गए और कंफ्यूजन हो गया तो आपको बहुत एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए होगा जिससे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सको।
तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आता है हमारे पास साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर कैसा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, एक पर्टिकुलर चीज, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं या फिर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को बता सकते हैं। तीसरा आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या आएगा आपका, केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी, राइट। इसमें क्या आ जाएगा आपका डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस आ जाएगा आपका, ठीक है, क्रिस्टल्स कैसे हैं, ठीक है, इन सब बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। बट ये सारी क्लासिफिकेशन कब हो रही है, जब आपके पास फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ये क्लियर है सबको, एक बार प्लीज देख लो जरा, मैं हट जाती हूँ यहाँ पे, एक बार देख लो सब लोग, फिर मुझे बताना और नोट करते रहो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, प्लीज देखते रहो। यस, क्लियर। चलो, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी क्लियर हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टर्मिनोलॉजीज। चलो उससे पहले हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। यस, चलो, तो हमारी एनसीईआरटी मैम क्या बोलती हैं, एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। so ये widely acceptable है क्योंकि इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैं इसको ज़रा आपके लिए स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है। आपके, अरे 2 स्टार, एक ही स्टार, ठीक है। चलो, तो ये आपके लिए मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, राइट। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा पहला लाइन, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। अगर इस ग्रुप में है तो इसका मतलब है उनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, राइट। तो ये हमारा क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidences. अगर हमारे पास fossil evidences available हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो एकदम मतलब मामला ही एकदम सॉर्टेड है। बट अगर फॉसिल्स नहीं अवेलेबल है, एविडेंसेस नहीं है, तो कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन। उसके लिए हमारे पास है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स based on all the observable characteristics। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। यस, तो ये कौन सा है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स, बताया मैम ने, एंड डाटा आर देन प्रोसेसिंग कर देते हैं। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर, 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर एक ही टाइम पे। दूसरा हमारे पास है साइटोटेक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, एंड द थर्ड इज कीमोटेक्सोनॉमी, दैट uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions, are also used by taxonomists these days। so आपके ये तीनों क्या आ गए, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, राइट। क्लियर हो गया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो आ जाओ बिल्कुल, चलो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा टर्मिनोलॉजी। देखो, आप बोलोगे मैम आप टर्मिनोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो एक्चुअल चैप्टर है हमारा, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपको ना कुछ टर्म्स आनी चाहिए,
कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स हम लोग यूज करेंगे, तो इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। कोई फालतू में मेरा भी दिमाग फिरा हुआ नहीं है ना कि मैं आपको टर्मिनोलॉजीज कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। अगर प्लांट की लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है, देखो दो कंडीशंस हो सकती है, या तो एम्ब्रियो बनेगा या एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो दो कंडीशंस कौन सी है, या तो एम्ब्रियो बनेगा या एम्ब्रियो नहीं बनेगा। अब अगर प्लांट की लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोफाइट्स। अब अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे उसको नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, नॉन लगा दिया, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ तो ऐसा मैंने बताया नहीं है, राइट। चलो अब मैं इसके एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है, मतलब जिनके लाइफ साइकिल में कभी एम्ब्रियो नहीं बनेंगे, तो इसका एग्जाम्पल है एल्गे, ठीक है। एल्गी आपका हो गया नॉन एम्ब्रियोफाइट। बाकी के जो आपके बच गए, पहली बात तो मैंने बताना भूल गई, हमारे पास है एल्गे, ठीक है। फिर हमारे पास है ब्रायोफाइट्स, देन वी हैव टेरिडोफाइट्स, फिर हमारे पास है जिम्नोस्पर्म, and then we have angiosperms, ठीक है। आई नो थोड़ा सा खिचड़ी पक गया है, बट देख लेना यार, थोड़ा सा देख लेना, नोट करते रहना प्लीज़। मैंने आपको कितनी बार बोला है, अपने साथ नोटबुक लेकर बैठो, पेंसिल एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठो, और अगर नोटबुक भी नहीं लेना तो एनसीईआरटी लेकर बैठो यार, वहाँ पे लिखते रहो, साइड में स्पेस होता है, जहाँ पे लगे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर कुछ भी ऐसा है जो एनसीईआरटी में नहीं है, वहाँ पे नोट कर लो, सिंपल सा, आपको नोट्स बन जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स की मैं बात कर रही थी, तो हमारे पास जो एल्गे है वो हमारा नॉन एम्ब्रियोफाइट है। अब एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन से होंगे, आपके एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन से होंगे, यस गाइस, जितने भी बचे वो सारे एम्ब्रियोफाइट्स होंगे। तो मैं लिख देती हूँ ज़रा, जितने भी बचे, कौन कौन से बचे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आपके हो गए एम्ब्रियोफाइट्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब हम आते दूसरे पे। दूसरा कौन सा हमें टर्मिनोलॉजी देखना है, दैट इज वैस्कुलर सिस्टम। अब वैस्कुलर सिस्टम में क्या है, अगर किसी भी प्लांट में कंडक्टिंग सिस्टम है तो देखो हो सकता है, नहीं हो सकता, दो सिनेरियोज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यस, दो सिनेरियोज हैं, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर है तो हम उसको बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स, अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, वैस्कुलर सिस्टम, अगर कंडक्टिंग सिस्टम है तो ट्रैकियोफाइट, नहीं है तो एट्रैकियोफाइट्स। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग, कौन कौन से एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या आ गया, देखो एट्रैकियोफाइट मतलब जैसे कि मैंने बताया कंडक्टिंग सिस्टम नहीं है। कंडक्टिंग सिस्टम किसमें नहीं होगा, जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और ऑलरेडी पानी में रहते हैं, तो उनको कंडक्टिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत। अगर आपके पास ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनको ज़रूरत होगी ना कंडक्टिंग सिस्टम की, इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे कौन कौन से हो गए, हमारे हो गए एल्गे, देन हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स है वो भी हमारे एट्रैकियोफाइट्स में एट्रैकियोफाइट्स में आ जाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से ट्रैकियोफाइट्स हैं, कौन से ट्रैकियोफाइट्स में, ये हो गए हमारे ब्रायोफाइट्स हो गया टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म क्या हो गया हमारा ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, देख लो भाई ज़रा, क्लियर है अभी तक, यस, जल्दी जल्दी बताना। चलो अब हम आते हैं सीड फॉर्मेशन पे, किस पे आते हैं, सीड फॉर्मेशन में।
अब देखो फिर से यहाँ पे वही चीज होगी, दो कंडीशंस होंगे, या तो बनेंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन देखते हैं सीड फॉर्मेशन की भी, या तो सीड फॉर्मेशन होगा या सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब अगर सीड फॉर्मेशन होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं स्पर्मेटो, एक मिनट, एक तो कलर चूज करने में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। स्पर्मेटो फाइट्स, और नहीं है तो ए स्पर्मेटो फाइट्स। दो चीजें होंगी, ठीक है, दो चीजें होंगी आपकी, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल अगर मैं ए स्पर्मेटोफाइट का एग्जाम्पल दूं, ए स्पर्मेटोफाइट का एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, मतलब उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपका आ जाएगा एल्गी, यहाँ पे आएगा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये आपके आ गए ए स्पर्मेटोफाइट्स में। और अगर बन रहे हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पल? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लीज ध्यान रखना, मतलब पता चले कहीं लिख दो जी ए और बाद में पता चल रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, राइट, ओके। प्रॉब्लम नहीं है अब कोई? सब साफ है ना, एकदम साफ, मतलब ये साफ नहीं है, साफ मतलब सब क्लियर है ना, ठीक है। चलो देख लो एक बार फिर से, यस क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं सेक्स ऑर्गन्स पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है सेक्स ऑर्गन्स में, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, और कुछ होते हैं जिनके हिडन होते हैं, तो हम लोग उनको ना दो टर्म्स देते हैं। तो यहाँ पे मैं दो लिखूंगी, एक होगा विजिबल, दूसरा हिडन। अब इनके लिए ना दो अलग से टर्म्स दी हुई हैं, अलग से, देखते हैं कौन सी टर्म्स है। तो जो जिनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिनारोगैम्स। क्या बोलते हैं? फिनारोगैम्स, अगर विजिबल हैं तो। और अगर हिडन है तो हम उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है। फिनारोगैम्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो विजिबल है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो विजिबल है, तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक बार देख लो जरा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आ जाएंगे आपके फिनारोगैम्स में। बाकी के क्या बचे? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वो हमारे हिडन में आ जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो गए? एल्गे, देन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये आपका हो गया हिडन का एग्जाम्पल। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई हो। प्लीज एक बार मैं साइड हट जाती हूँ, एक तुम नोट कर लेना, या नोट्स बना रहे हो तो प्लीज देख लो एक बार, मैं साइड हो जा रही हूँ यहाँ पे, साथ साथ नोट्स बनाते जाना प्लीज। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी। मैं इतना लिखवा रही हूँ, किस वजह से लिखवा रही हूँ? ताकि आपके नोट्स बनते रहें साथ ही साथ, है ना। चलो देख लो एक बार, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, चलो, यस, आई थिंक सबने नोट कर लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग, यस, चलो। हाँ, अब हमारा जो नया टॉपिक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वर्ड आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी सुना होगा, और वहाँ पे हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इसी वजह से ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी जैसे जैसे हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे उसमें ये आएगी, तो इसी वजह से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो,
स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे कि हमारी लाइफ में फेजेस आते हैं हमारी लाइफ में, कभी खुशी कभी गम, वैसे ही प्लांट की लाइफ में भी फेजेस आते हैं, ठीक है। उसकी लाइफ में भी 2 फेजेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, ज़रा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का 2 फेजेस होते हैं प्लांट की लाइफ में, या तो एक हो सकता है गैमीटोफाइट, 1 मिनट, 2 फेजेस, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब जो हमारा गैमीटोफाइट है वो क्या है एन, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और उसकी प्लॉइडी क्या है, एन है, ठीक है। हमारे जो गैमीटोफाइट भाई साहब है उनका स्ट्रक्चर जो है हैप्लॉइड है और उसमें उसकी प्लॉइडी क्या है, एन है। अब मैं स्पोरोफाइट भाई साहब की बात करती हूँ, तो हमारे जो स्पोरोफाइट भाई साहब हैं वो है डिप्लॉइड और इनकी प्लॉइडी क्या है, 2n, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसकी 2n है, इसकी n है, और इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, डिप्लॉइड। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, कैसे है, इसको मैं बाद में बताऊंगी, बट एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ आपको। चलो, तो यहाँ पे गैमीटोफाइट, ये क्या है, गैमीटोफाइट। जैसे कि मैंने बताया गैमीटोफाइट क्या है, एन है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ज़रा लिख दिया जाए, यस लिख दूँ मैम, हैप्लॉइड है और एन है, हैप्लॉइड है और एन है। अब ये गैमीटोफाइट क्या करेगा, गैमीट्स बनाएंगे। तो ये गैमीट्स बनाएंगे, ज़रा देखें इनके गैमीट्स, इन्होंने गैमीट्स बनाए। चलो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये आपके 2 गैमीट्स हो गए, इन्होंने गैमीट्स बनाए, ये आपके गैमीट्स हैं, ठीक है। कैसे बनाए होंगे इन्होंने गैमीट्स, इसकी प्लॉइडी क्या है, एन। गैमीट्स बनाए किस डिवीजन से, कौन सा डिवीजन आएगा यहाँ पे, माइटोसिस डिवीजन, यस, माइटोसिस डिवीजन से इन्होंने गैमीट्स बना दिए हैं। अब इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ये दोनों गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज कर गए। अब फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी। यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। अब सिनगैमी के बाद क्या होगा, एक अलग सा स्ट्रक्चर बनेगा, क्या है उस स्ट्रक्चर का नाम, स्पोरोफाइट, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर बना हमारा क्या बना, स्पोरोफाइट। अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, क्योंकि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या है ये, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्पोरोफाइट बन गया, राइट। अब स्पोरोफाइट में क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा, डिवीजन कौन सा, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स कैसे बनाएगा, मियोसिस डिवीजन करके। तो ये मियोसिस डिवीजन हुआ, स्पोर्स बन गए, आपके स्पोर्स बने, और ये स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, गैमीटोफाइट, विच इज अगेन एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये पूरा साइकिल जो है क्लियर हुआ होगा। तो जो प्लांट्स हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, इसी साइकिल में घूमते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कभी तो ये गैमीटोफाइट होते हैं और कभी स्पोरोफाइट होते हैं, यही इनकी लाइफ साइकिल है, और ऐसे ही ये घूमते रहते हैं। ये हमारे स्पोर्स हैं, ज़रा मैं लिखना भूल गई, स्पोर्स, ठीक है। ये ऐसे ही घूमते रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब डिपेंड करेगी कि प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी होगी, या तो वो हैप्लॉन्टिक होगी। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लाइफ साइकिल 3 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है हैप्लॉन्टिक, दूसरी हो सकती है डिप्लॉन्टिक,
और तीसरी हो सकती है हेप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो हेप्लॉन्टिक है, या प्लांट की लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉन्टिक है या हेप्लोडिप्लॉन्टिक है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके मियोसिस और सिंगैमी पे, इसके ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो हेप्लॉन्टिक होगा या डिप्लॉन्टिक होगा या हेप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, ठीक है। सपोज अगर सिंगैमी हो गई, ठीक है, अब 1 साल बाद मियोसिस हो रही है, तो क्या होगा उस इन दोनों के ड्यूरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हेप्लॉन्टिक होगा, डिप्लॉन्टिक होगा या हेप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया लाइफ साइकिल 3 टाइप की होती है, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हेप्लॉन्टिक में क्या होता है। देखो नॉर्मल वाला चीज बता दिया मैंने, वो सब कुछ सेम रहता है, बट हेप्लॉन्टिक में क्या है, प्लांट अपना मोस्टली टाइम किस में स्पेंड कर रहा है, कौन से स्ट्रक्चर में, हेप्लॉन्टिक मतलब हेप्लॉइड स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम हेप्लॉन्टिक, राइट। चलो देखते हैं एक बार हेप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे हमारे पास है गेमीटोफाइट, ठीक है। हेप्लॉन्टिक क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, गेमीटोफाइट ही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहले ही बता दिया था, यहाँ पे देख लो जरा। गेमीटोफाइट हमारा हेप्लॉइड है, स्पोरोफाइट हमारा क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम आपकी छुट्टी हो जाएगी, पक्का मैं बता रही हूँ आपकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे पता है आप लोग बोर हो चुके हो, बोल रहे होगे मैम क्या बढ़ाते जा रहे हो, इतना टाइम हो गया, अब बस बोलते जा रहे हो, क्यों बोलते जा रहे हो इतना ज़्यादा। ट्रस्ट मी, ये खत्म होते ही आपकी छुट्टी हो जाएगी। आई नो थोड़ा लंबा लेक्चर है, बट मज़ा आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो यही है। चलो देखते हैं हम लोग हेप्लॉन्टिक देखते हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है। तो हमारा क्या है, गेमीटोफाइट। हेप्लॉन्टिक में क्या है, गेमीटोफाइट ही होता है ना, एन स्ट्रक्चर, सॉरी एन इज द प्लॉइडी। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे गेमीटोफाइट है, यहाँ पे होगा माइटोसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन से इसने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया, जिससे क्या बना, गेमीट्स बन गए आपके, गेमीटोजेनेसिस कराएगा, एक मिनट, गेमीटोजेनेसिस, गेमीट्स बने, और गेमीट्स ने फ्यूज किया, यहाँ पे सिंगैमी भी हो गया, सिंगैमी हुआ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना जाइगोट, एंड ये जाइगोट क्या है आपका, 2n मतलब डिप्लॉइड है ये। तो डिप्लॉइड है तो कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा, स्पोरोफाइट है। कौन सा स्ट्रक्चर है ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोरोफाइट। तो ये आपका स्पोरोफाइट आ गया। अब स्पोरोफाइट में कोई भी एम्ब्रियो नहीं बन रहा, कोई भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इसमें मियोसिस डिवीजन हो रही है। मियोसिस डिवीजन की वजह से क्या होगा, ये स्पोर्स बनेंगे जो क्या है, एन, ठीक है, क्या बनेंगे, स्पोर्स, जो जिसकी प्लॉइडी क्या है, एन, और ये स्पोर्स डोमिनेट करेंगे एंड अगेन दे विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड दी गेमीटोफाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पिंक वाला पार्ट, ये मोस्टली कौन से फेज में रह रहे हैं, हेप्लॉन्टिक, मतलब कौन से फेज में रह रहे हैं, गेमीटोफाइटिक स्टेज में, विच इज हेप्लॉन्टिक। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये आप पिंक कलर का जो कलर देख रहे हो, ये इससे आपको पता चल गया होगा कि ये मोस्टली कौन सी लाइफ साइकिल में है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यस। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, देख लो जरा, क्लियर हो गया ना। अब बोलोगे मैम एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है जो मोस्टली जो एल्गे होते हैं वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख लो, एल्गे, आपके एल्गे जो है वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। यस, क्लियर एवरीवन। चलो दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग, यस गाइस, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है हमारे पास डिप्लॉन्टिक, दूसरा है क्या, डिप्लॉन्टिक। अब डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है ये भी देखते हैं। डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है, डिप्लॉन्टिक मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट मतलब 2n, तो ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, ये 2n है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होगा, स्पोर हो, ये आपके क्या बन गए, ठीक है, ये बनेंगे, सॉरी स्पोरोफाइट, ये क्या करेंगे, मियोसिस बनाएंगे, मियोसिस करके यहाँ पे आपके स्पोर्स बने, ठीक है।
स्पोर्स बने, मियोसिस डिवीजन, देन इससे क्या होगा आपका गेमीटोफाइट बन जाएगा, विच इज एन, अगेन एन, ठीक है, गेमीटोफाइट बनेगा, जो वो वाला याद है ना पूरा, यहाँ पे स्पोर्स बनने के बाद ये डोमिनेट करेंगे, गेमीटोफाइट बनेगा, फिर गेमीटोजेनेसिस यहाँ पे हो रहा है, फिर सिंगैमी होगा, जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद अगेन स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पूरा जो मोस्टली जो ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कौन से स्ट्रक्चर में है, स्पोरोफाइट वाले। तो ये कौन सी साइकिल हो गई आपकी, डिप्लॉन्टिक, ठीक है, कौन सी साइकिल हो गई, डिप्लॉन्टिक। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, यस गाइस, इसके एग्जाम्पल्स देख लो जरा एक बार, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, अच्छे से लिख देती हूँ, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो है, जिनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। बट एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, अब सब जगह यहाँ पे भी मैम एक्सेप्शंस ले आए, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस हैं ही, आप यहाँ भी एक्सेप्शंस लेकर आ जाते हो। तो देखो जैसे मैंने बोला कि एल्गे जो है वो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज फ्यूकस, ठीक है, जो आपका फ्यूकस है दैट इज कॉल्ड द ब्राउन एल्गे, ठीक है, ब्राउन एल्गा फ्यूकस, यहाँ पे फ्यूकस भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, राइट। तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो गया, बाकी एग्जाम्पल्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। क्लियर, यस। चलो अब तीसरा देख लेते हैं एक बार, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, यस, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, अगेन वही चीज़ है, देखो यहाँ पे स्पोरोफाइट है, 2n, मियोसिस यहाँ पे करवा दिया इसने, मियोसिस करवा के इसने स्पोर्स बनाए, स्पोर्स बनने के बाद क्या हुआ, स्पोर्स बने, फिर से गेमीटोफाइट बना, गेमीटोफाइट मतलब एन, हेप्लॉइड, फिर क्या होगा आपका गेमीटोजेनेसिस, यहाँ पे गेमीट्स बनेंगे, सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एंड देन अगेन दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे 50-50 है, मतलब कोई भी एक ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 50-50 है, दैट्स व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड द हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर, वही सब चीज़ है, बट आप यहाँ पे दो कलर से देख सकते हो कि दोनों 50-50 है, तो ये आपका हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया है, ठीक है। तो ये आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, यस, क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। चलो देख लो एक बार, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, देख लो, फिर एग्जाम्पल्स बताऊंगी, इसके, यस, देख लो। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अगेन आपकी एल्गे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक नहीं है, तीन है एक्चुअली में, ये है कैल्प्स, ये हो गया एक्टोकार्पस, एंड द थर्ड वन इज पोलीसाइफोनिया। तो ये तीनों क्या है, एल्गा, ठीक है। ये वाला आपका ब्राउन एल्गे है, ये भी ब्राउन एल्गा, और ये वाला आपका रेड एल्गा। तो ये तीनों एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला कि एल्गे कौन सी लाइफ साइकिल शो करता है, हेप्लॉन्टिक, बट यहाँ पे ये तीनों हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखना, इसके अलावा आपके और कौन कौन से हैं जो शो करते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही ना, सो नहीं रहे हो ना तुम लोग, पता चले सो गए, पानी वानी पी लो यार, पानी वानी पी लो, मुझे थकावट होनी चाहिए, मैं यहाँ पे पढ़ के खड़े होके पढ़ के सुना रही हूँ, तुम्हें लिखवा रही हूँ और तुम सो रहे हो। चलो एग्जाम्पल्स हो गए ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, एंड ये एक्सेप्शंस है आपके ब्राउन आल्गा और रेड आल्गा, राइट। ओके, क्लियर, यस। चलो इसी बात पे, ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया,
हम लोगों ने क्या क्या कवर किया ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कवर कराया आपको क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई किया था प्लांट किंगडम को, ठीक है, जिसमें 3 क्लासिफिकेशन थी, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। देन दूसरी चीज़ हमने एनसीईआरटी भी रीड करी, फिर एडवांटेजेस बताए किस किस क्लासिफिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने 3 ब्रांचेस पढ़ी। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल और फिनेटिक्स, साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी। देन थर्ड वन इज द कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, ठीक है। ये आप लोग एक बार देख लेना टर्मिनोलॉजीज, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये बिल्कुल पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, फिर लाइफ साइकिल कितनी है, किस किस टाइप की है, प्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। ये आपका हैप्लॉन्टिक आ गया, फिर डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो आई होप ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाद में जब ये टर्म्स आती और आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए मैंने अच्छे से आपको ये टर्मिनोलॉजीज ये सब आपको पढ़ा दिया है। ओके चलो, तो आपको क्या करना है, इसी बात पे सेशन को एंड करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, यू नो द ड्रिल गाइस, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, ठीक है। आपके लिए हम लोग ये ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए और नीट को प्रिपेयर करते रहिए, नीट के लिए प्रिपेयर करते रहिए, नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करते रहिए, 2026 के लिए प्रिपेयर करते रहिए। सो इसी बात पे हम लोग आज का सेशन ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।